नमस्कार। आज हम एक बार फिर से बात करना चाहते हैं आप लोगों से ईरान और इज़राइल के बीच जो युद्ध चल रहा है और जो ताज़ा अपडेट है उस पे। देखिए, हाल ही में जो ईरान में भारत के छात्र फंसे थे उनको भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु द्वारा निकाला है। लगभग 100 से ज़्यादा छात्र वहाँ पे फंसे हुए थे। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। इज़राइल का जो मुसाद इंटेलिजेंस, उसका जो इंटेलिजेंस है एजेंसी है मुसाद, उस पर आज ईरान ने हमला कर दिया उसके हेडक्वार्टर पे। और इज़राइल ने भी ईरान के बड़े शहरों पे हमला किया है। खबरों की माने तो 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इज़राइल में अभी 24 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध में नुकसान सबसे ज़्यादा ईरान का हो रहा है। अगर एक्सपर्ट की माने तो ईरान को अब तक 8,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं इज़राइल को 500 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। इस युद्ध में और भी चीज़ें हुई हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते ईरान में हमला कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यों पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, उसको यूएस ने अपने यहाँ बुलाया और डिनर वगैरह कराया है। तो यही जो लोग जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन समझते हैं, वो इसको रिलेट कर पाएंगे कि अगर अमेरिका और इज़राइल ईरान पे हमला करते हैं तो इस बात की संभावना है कि ईरान के साथ भी दूसरे देश आ सकते हैं। हाल ही में 2 ताकतवर देशों के प्रमुख नेताओं का बयान आया है, जिसमें एक चाइना है, उसने कहा है कि इजराइल को तुरंत सीज फायर कर लेना चाहिए। वहीं रसिया कहा है कि अमेरिका को सीधे इस वार में नहीं घुसना चाहिए। तो इससे एक स्थिति स्पष्ट होती है कि चाइना और रसिया जो है इस समय ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और इजराइल के साथ जो है ब्रिटेन, यूएसए और यूरोपियन और सारी यूरोपियन। तो कुल मिला के अभी प्रेजेंट की यही स्थिति है और देख के ऐसा लग रहा है कि ये वार थोड़ा सा और एस्केलेट हो सकता है, कुछ दिन और चल सकता है। इससे जो ज़्यादा नुकसान होगा वो ये कि तेल की कीमतों में इजाफा होगा और जिससे महंगाई बढ़ने के चांसेस रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो ये चीज़ है कि हमको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ईरान क्यों चाहता है कि उसके पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो। हालांकि पहले हम इसके बारे में कुछ जिक्र किए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल में जाकर समझेंगे कि ईरान ने किन किन देशों से सबक सीखा और उसके बाद वो एक स्ट्रेटजी बनाया कि भैया हमको भी पावरफुल बनना है। जब आप ईरान के इतिहास में जाएंगे तो 1950 से 1979 वहाँ पे रेजा शाह की गवर्नमेंट थी जो प्रो अमेरिकन थे। मतलब इस दौरान लगभग 30 साल का जो पीरियड था, यहाँ पे कभी भी अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से ईरान में जो सरकार थी चल रही थी। 1979 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद वहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का गठन हुआ, जो बेसिकली एक रिलीजियस, कह लीजिए जैसे रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी थी। जब वो आई उसके बाद सारी समस्या यूएस को फेस करना पड़ा। फिर इसमें क्या किया, यूएस ने जो है ईरान से सटे जो इराक है वो उसको सपोर्ट किया, उसने केमिकल वेपन प्रोवाइड किए। वहाँ पे उस समय लीडर था सद्दाम हुसैन। उस सद्दाम हुसैन ने यूएस की मदद से जो बायोलॉजिकल केमिकल यूएस ने उसको दिया था, उसने ईरान पे हमला किया। उसके बाद 1999 में गल्फ़ वार 1 हुआ, जब वहाँ पे यूएस का जो प्रेजेंस था इस गल्फ़ वार 1 के बाद मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये कुछ डेवलपमेंट हुए। जब 2001 में यूएस पे अटैक हुआ तो यूएस 2 जगह पे ज़्यादा एक्टिव हो गया। एक तो वो एक्टिव हुआ अफ़गानिस्तान में और दूसरा वो एक्टिव हो गया इराक वाले एरिया में। 1999 में ईरान ने अपना न्यूक्लियर पावर जो है उसको बनाना शुरू किया, उस पर उसने तेज़ी दिखाई। और 1999 में तेज़ी दिखाने के पीछे ईरान ने 3 महत्वपूर्ण केस स्टडी की थी, जिसमें पहला उसका था यूक्रेन का। जब सोवियत यूनियन जो था, जब उसका विघटन नहीं हुआ था, उसके पहले
यूक्रेन के पास परमाणु शक्ति थी, लेकिन 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम यूक्रेन ने साइन किया और जिसके तहत उसने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन को लौटा दिया। और ये उसकी भारी गलती थी। अगर यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं लौटाया होता तो आज रसिया उस पर इतना नहीं चढ़ता जितना वो चढ़ा है। पिछले 3 साल से आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और ये अभी और लंबा खींचेगा। इसमें नुकसान दोनों देश का है, लेकिन रसिया का कम नुकसान है, यूक्रेन का ज़्यादा नुकसान है। तो ये ईरान ने एक इससे सबक सीखा। दूसरा उसने सीखा सबक जो है नॉर्थ कोरिया से, कि नॉर्थ कोरिया के पास जब उसका अपना न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी उसने हासिल कर ली, उसके बाद अमेरिका की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे वो रिजीम बदल सके। तीसरा ईरान ने सबक सीखा लीबिया से। लीबिया में जो गद्दाफ़ी था, लीबिया भी न्यूक्लियर जो उसका प्रोग्राम था उसको बनाने में काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच गया था, लेकिन बाद में उसने गिव अप कर दिया और गिव अप करने के बाद गद्दाफ़ी को ऐसा माना जाता है कि यूएस ने मरवा दिया। तो ये जो 3 केस स्टडी थी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा ईरान पे, और ईरान को एक बात समझ में आ गई कि अगर अपने को स्ट्रांग बनाना है, अपने जो उनका सोवरनिटी है यानी कि जो उनकी स्वतंत्रता है उसको बचाए रखना है, तो उनको भी न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। और इसके बाद ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको और तेज़ी से बढ़ाया। इसी के साथ साथ ईरान ने एक और काम किया कि उसने 3 ग्रुप बनाए, हमास, हूती और हिजबुल्ला। और इन तीनों को वो एज ए प्रॉक्सी वार यूज करने लगा इजराइल के खिलाफ। हाल ही में आपने देखा होगा कि इजराइल ने पेजर बम धमाका किया था, वो हिजबुल्ला के खिलाफ किया था, जिसमें हिजबुल्ला के काफ़ी सैनिक मारे गए थे। हूती जो था वो यूएस ने उससे निपटा और अभी भी यूएस रह के वहाँ पे सूडान वगैरह पे हमला करता रहता है। और हमास पे इजराइल का पिछले कुछ दिनों से युद्ध चल ही रहा है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। वेस्ट बैंक है वहाँ पे हमास और इजराइल में युद्ध अभी चल रहा है। तो ये चीज़ हुआ। देखिए, समस्या ये है कि ये यूएस जो है अब चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ना बन के यूनिपोलर वर्ल्ड रहे, लेकिन ये यूएस का दोगलापन है। आप समझिए, जब पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के साथ मिल करके परमाणु बम बना रहा था और पाकिस्तान का जो साइंटिस्ट था अब्दुल कादिर खान, अगर मैं ठीक नाम याद कर पा रहा हूँ तो उस समय भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो उसने अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको आगाह किया था कि देखिए पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है। और उसने न्यूक्लियर बम बनाया, उसका नाम बाद में चल के पाकिस्तान ने गाजी वगैरह से कुछ गाजी नाम रखा उसका। और हैरानी की बात है कि यूएस का एरोप्लेन यूज करके पाकिस्तान ने उस न्यूक्लियर बम को नॉर्थ कोरिया से पाकिस्तान ले आया। उस समय यूएस ने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान को उसने कुछ नहीं बोला। तो ईरान को क्यों बोल रहे हो भाई? अगर कोई देश अपनी क्षमता से कोई चीज़ बनाना चाहता है तो उसका अधिकार है। तुम हर जगह क्यों टांग अड़ाना चाहते हो? केवल तुम ही को क्यों ये अधिकार है कि तुम न्यूक्लियर रख सकते हो, बाकी देश नहीं रख सकता? तो एक काम करो, तुम भी अपना जो तुम्हारा न्यूक्लियर है उसको डीन्यूक्लियराइज कर दो। तो तुम दूसरों को बनाने नहीं दो कि भाई ईरान तुम्हारे देश में जाके थोड़ी बना रहा है, वो तो अपने देश में बना रहा है और अपने देश में अपने सॉइल के अंदर कुछ भी करे उसका अधिकार है। तुम डेमोक्रेसी की वकालत करते हो, डेमोक्रेसी की किताब लेके दुनिया भर में घूमते हो, ये है तुम्हारी डेमोक्रेसी। और अगर तुमको उससे खतरा है तो भैया तुमने जो पाल रखे इतने सारे न्यूक्लियर वेपन रखा है उसको तो हटाओ। जो तुम इतने सारे क्लाइमेट चेंज के जो इशू होते हैं सब तुम्हारे वजह से होते हैं, वहाँ पे तुम खामोश रहते हो, कुछ बोल। तो ये बात है, पाकिस्तान को यूएस रोकेगा नहीं। ईरान जब बनाना चाहता है तो उसको रोकना चाहता है। खैर, ईरान भी कम नहीं है, वो हमेशा भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान होता है तो पाकिस्तान का ही साथ देता है। हमें ईरान से कोई हमदर्दी नहीं है, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो फैक्ट हैं और जो होना चाहिए। देखो, इस दुनिया में जीने का अधिकार सबको है। अगर सब अपने सॉइल का इस्तेमाल करके अपना कुछ काम कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, और अगर प्रतिबंध एक के लिए है तो सबके लिए हो। जो बाकी देश हैं वो भी अपना जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उनकी उसको डीन्यूक्लियराइज कर दें, सब ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ईरान भी कम धूर्त नहीं हो, काफ़ी चालाक है। वो 3 B पे काम करता है।
पहले यूएस से बार्गेनिंग करेगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर बार्गेनिंग करेगा। इस बार जब यूएस उससे बार्गेनिंग ईरान उससे कर रहा था, तो ईरान की शर्तें काफ़ी कड़ी हो गई थी, जिससे वो बार्गेनिंग हो नहीं पाई। और फिर यूएस ने इजराइल से कहा कि भैया तुम ईरान पे हमला कर दो, और उसके बाद ईरान की मजबूरी हो जाएगी कि वो हमसे नेगोशिएशन करेगा। लेकिन लगता नहीं कि ईरान नेगोशिएशन के मूड में है। देखिए मिडिल ईस्ट में क्या होता है। जो प्रेजेंट सिनेरियो बन रहा है उसको देख के ये लगता है कि कुछ दिन तक और वार एस्केलेट हो सकता है, ज़्यादा दिन तक खींचेगी इसकी संभावना कम है। अगर यूएस इसमें इन्वॉल्व हो गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी और दुनिया शायद वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ जाएगी। तो जो कुछ भी इसमें और डेवलपमेंट होगा मैं आप सबके सामने लेकर आता रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।